ये ड्राफ्टिंग टेक्निक भी ऑफ कोर्स आपके साथ शेयर हो जाएगी, क्योंकि ऑडिट रिपोर्टिंग का क्वेश्चन मेरे हिसाब से पेपर का आसान तरीन सवाल है। इट इज, और ऐसा नहीं है कि बच्चे को कॉन्सेप्ट्स में गैप है, दो तीन एरियाज हैं जिसमें कॉन्सेप्ट्स के गैप्स हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चा जो सही आंसर लिख रहा है, मिसाल के तौर पे ये जो ऑटम 2024 का पेपर आया था, इसके अंदर ये जो बी पार्ट है, बायो हेल्थ लिमिटेड, इसमें सिंपल क्या बात है कि जी रिसर्च कॉस्ट को कैपिटलाइज कर दिया। अब इतना तो सबको पता है कि रिसर्च कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं करना, लेकिन आई कैन बेट इस पे भी अब ये सबको पता है और सबने लिख दिया क्वालिफाइड एक्सेप्ट फॉर ओपिनियन। लेकिन मैं आपको एक चीज गारंटी से बता सकता हूं, मार्क्स जिसने लिखा भी ना क्वालिफाइड ओपिनियन, मार्क्स उसके शायद 5 में से 3 आए हों। मैं आपको अभी बताऊंगा कि उसने क्या क्या चीजें नहीं लिखी। अच्छा, वो सारी चीजें आपको पता है, जो अफसोस की बात है ना, वो सारी चीजें आपके दिमाग में हैं, आपको पता है, बस आपको ये नहीं पता कि ये इधर लिख के एग्जामिनर को बतानी भी है। ये कुछ बातें आपको शायद मेरी बहुत अजीब लग रही होंगी, लेकिन शायद आप इनसे कनेक्ट भी कर पा रहे होंगे कि हाँ ये मसले हैं, ये मसले आपने फेस किए हैं। तो हम इसमें क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। You are the audit partner in a firm of chartered accountants following independent matters for the year ended 31st December 2021 are presently under your consideration। तो सर आपका ईयर एंड क्या है, इसको हमने मार्क कर लिया, दोबारा क्लियर कर दिया, इंडिपेंडेंट मैटर्स मतलब दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। Pioneer Electronics Limited had implemented a new accounting software in 2021, मतलब ड्यूरिंग द ईयर नया सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट किया। अच्छा, पीएल लिस्टेड कंपनी है या अनलिस्टेड है? अच्छा चले, सॉरी, उससे पहले ये बताएं, ये प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है, कैसे पता लगा? क्योंकि प्राइवेट का वर्ड होता, अगर प्राइवेट होती तो ये तो पब्लिक कंपनी है। द पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन बी अ लिस्टेड कंपनी और इट कुड बी एन अनलिस्टेड कंपनी, ये दोनों हो सकती हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अनलेस द सिनेरियो categorically states कि ये एक listed कंपनी है, you will assume that it is an unlisted company। ठीक है। ये मैंने कैसे नतीजा निकाला कि जो न्यू एजुकेशन स्कीम के अंडर एग्जाम सेट हुए, उसमें आई कैप ने क्लैरिटी ऑफ सिनेरियोज एंड क्लैरिटी ऑफ रिक्वायरमेंट्स को बहुत इम्प्रूव किया। और उस इम्प्रूवमेंट का एक एस्पेक्ट ये था कि उन्होंने ये क्लियरली बताना शुरू कर दिया कि ये लिस्टेड कंपनी है या नहीं है। इन द पास्ट यू वुड सी सच अटेम्प्ट्स के जिसके अंदर ये क्लैरिटी नहीं प्रोवाइड की जाती थी, तो दैट स्टूडेंट्स हैड टू यूज दिस जजमेंट। अच्छा, अगर ये चले, ये बात आगे बाद में करता हूँ। ड्यू टू हाई प्रेशर फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वाज हरिड which has resulted in numerous errors in the inventory, payable and receivable module of the software. PEL staff is still in the process of identifying and rectifying the software deficiencies. The audit team has been unable to verify these balances through alternate means. Inventory payable and receivable are appearing as rupees 200 million, 150 million, 100 million respectively in the financial statements. Profit before tax is rupees 500 million, whereas the net assets are rupees 1850 million. तो इसको अगर मैं, ये सिनेरियो आपको समझ में आ गया कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट किया था, उसमें 3 एरियाज में जो है वो ये चीज़ आपको एविडेंस नहीं मिल सका, तो एविडेंस हासिल करना बहुत मुश्किल हुआ। तो मैं अस्यूम कर लेता हूँ 1 मिनट के लिए कि ये लिस्टेड कंपनी है। तो अगर ये लिस्टेड कंपनी हो तो मुझे इसको कैम में तो डिस्कस करना चाहिए ना? बिल्कुल भी कैम में डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज कैम इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ मॉडिफाइड ओपिनियन। ठीक है। हाँ, एक और चीज भी क्लियर रखें, मॉडिफाइड ओपिनियन वर्सेस मॉडिफाइड रिपोर्ट। मॉडिफाइड रिपोर्ट क्या होती है?
कुछ होती ही नहीं है। पूरे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर मॉडिफाइड रिपोर्ट का वर्ड यूज नहीं हुआ हुआ। ये एक आउटडेटेड कॉन्सेप्ट है जो 10 साल से ज़्यादा से आउटडेट हो चुका है। अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट्स ये गलत कॉन्सेप्ट कैरी कर रहे हैं। मॉडिफाइड रिपोर्ट नाम की कोई चीज़ आइजाज के अंडर गिवन नहीं है, और मैंने इसको आई कैप से भी डिस्कस कर ली है, और ACCA कुछ और प्रोफेशनल बॉडीज़ के जो एग्जामिनर्स कमेंट्स हैं उनको भी स्पेसिफिकली स्टडी की है। पुराने स्टैंडर्ड्स के अंदर बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट होता था, लेकिन वो स्टैंडर्ड्स 2006 में थे। 2006, 2006। आज क्या है 2025, हम वही पुराने स्टैंडर्ड्स लेके चलेंगे? नहीं। ठीक है। तो मॉडिफाइड रिपोर्ट कुछ नहीं होता, मॉडिफाइड ओपिनियन होता है। वो जो कहते हैं ना कि एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ डाल दिया तो रिपोर्ट मॉडिफाई हो गई, लेकिन ओपिनियन मॉडिफाई नहीं हुआ, गलत कहते हैं। emphasis of matter paragraph is an additional communication। मैं ये जो वर्ड यूज कर रहा हूँ ये ओरिजिनल स्टैंडर्ड से यूज कर रहा हूँ, किसी किताब के वर्ड्स या अपने से बनाए हुए वर्ड्स नहीं बता रहा, और वो स्टैंडर्ड्स बता रहा हूँ जो कि इनफोर्स हैं। हाँ जी। तो इस सिनेरियो के अंदर आंसर लिख देंगे कि क्या होगा। पहले तो मटेरियलिटी वगैरह कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब देखें, जो थॉट प्रोसेस है वो स्कैटर्ड है क्वेश्चन देख के। ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते पेपर के अंदर। सो वी नीड टू हैव अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, और एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से मेरी क्या मुराद है वो मैं आपको बता दूं। मुझे ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। मैं भी आपको ये स्टेप्स फॉलो करवा रहा हूँ, और फिर मैं आपको इसका वो जो ड्राफ्टिंग अप्रोच वाले 7 सिनेरियोज हैं वो भी दे दूंगा। सबसे पहली चीज क्या है, डिटर्मिन मटेरियलिटी ऑफ मिस स्टेटमेंट। और यहां पर कोई मिस स्टेटमेंट थी इस सिनेरियो में? नहीं। अमाउंट्स रिगार्डिंग विच साई नॉट अवेलेबल। क्वांटिटेटिव स्लैश क्वालिटेटिव, क्योंकि कुछ चीजें बाय नेचर मटेरियल हैं, अगर क्वांटिटेटिवली ना भी मटेरियल हो। ये चीज आपको है ना, जैसे रिलेटेड पार्टी हो गए, EPS का डिस्क्लोजर हो गया। करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एज पर IFRS, ये स्टेप इधर रेलेवेंट होगा। IFRS की तो कोई बात ही नहीं है इस सिनेरियो के अंदर। ये वाला जो सिनेरियो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं जिसमें वो एविडेंस नहीं ले सका, उसमें कोई IFRS की तो बात नहीं है, तो ये स्टेप तो नॉट एप्लीकेबल हो गया। पहला स्टेप क्या है, मटीरियलिटी ऑफ द अमाउंट्स। तो आप बेसिकली क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि 200 डिवाइड बाय 500, 150, 100, और इसको इसी तरह नेट एसेट से भी कर देंगे। तो ये कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो वो मटेरियल भी निकलेगा और वो परवेसिव भी निकलेगा। जब आप कैलकुलेशन करेंगे वो नंबर्स देख के ही पता लग रहा है जी। एग्रीगेट पे कर ली, एग्रीगेट पे कर ली। अच्छा, डिटर्मिन वेदर देयर इज अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट और इनएबिलिटी टू ऑब्टेन साई। तो आपने क्या फैसला किया कि यहां इस सिचुएशन में क्या है, इनएबिलिटी। ये लिख के बताना है पेपर में कि इनएबिलिटी टू ऑब्टेन, सॉरी, साई इज sufficient appropriate audit evidence। excuse me for this French, but जब भी मैं फ्रेंच में कोई बात करूं तो आपने मुझे रिमाइंड कराना है कि भाई इंग्लिश या उर्दू। एंड इट्स रीजन, हमने रीजंस पढ़े थे कि मिस स्टेटमेंट है तो उसके क्या रीजंस है, कि पॉलिसी गलत अप्लाई की, डिस्क्लोजर्स ओमिट कर दिए। इसी तरह हमने इसके भी रीजंस पढ़े थे। ये बेसिकली रीजंस हैं सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एंटिटी। तो आपने वो रीजन मेंशन करना है कि ये इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सही है ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एंटिटी। अच्छा, वाइडर इम्पैक्ट ऑफ एन इशू, ये मार्क्स पे डिपेंड करता है। स्टेप नोट रखें, को सिनेरियो कॉम्प्लेक्स हो कि मल्टीपल इश्यूज आ रहे हैं सिनेरियो के अंदर तो उसको, लेकिन इन मोस्ट केसेस आई डोंट एक्सपेक्ट दिस टू बी अप्लाइड। फिर आपने क्या लिखना है, कम्युनिकेट करें TCWG को अगर आप ओपिनियन मॉडिफाई करने जा रहे हैं। ऑडिट ओपिनियन पे इम्प्लीकेशंस बताएं कि मैं क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करूंगा या डिस्क्लेमर। इस केस में आप क्या करेंगे, ऐसे करता हूं मैं, लिख देता हूं मैं मॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करूंगा। एक और सेफ अप्रोच आप लोगों को सिखा देता हूं, आप लिख देना क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस करूंगा। दोनों काम नहीं करने।
अब भाई एग्जामिनर के साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस खेल रहे हैं। जब आपने कहा मॉडिफाइड ओपिनियन तो ये डेफिनेटली ठीक आंसर है, लेकिन कौन सी मॉडिफिकेशन? मॉडिफिकेशन तो तीन किस्म की हैं, क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर। पहली बात। दूसरा मसला क्या है कि आपका जो ये क्या नाम है, सॉरी भूल गया। तो आपने बेसिकली स्पेसिफिक ओपिनियन की टाइप बतानी है, विच इन दिस केस वुड बी डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। अच्छा, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन ऐसे ही मुंह पे नहीं मारना। क्यों? क्योंकि ये मामला मटेरियल भी है। क्योंकि ये, जैसे कि मैंने कैलकुलेशन से साबित किया, ये मामला परवेसिव भी है। देखें ना, कितने सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइन आइटम्स अफेक्ट हुआ और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कितना बड़ा पार्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो मैं बातें कर रहा हूँ, ये आइजाज की लैंग्वेज है। फिर बेसिस फॉर ओपिनियन, बेसिस फॉर ओपिनियन अब आपका क्या होगा? बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। उसमें आप ये सारी रीजनिंग जो है वो एक्सप्लेन करेंगे कि आपने क्यों डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन जो है वो एक्सप्रेस की है। और जब डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं ना, तो रिपोर्ट की शक्ल बिल्कुल ही बदल जाती है। बेतहाशा चेंजेस आते हैं रिपोर्ट में। क्या ओपिनियन सेक्शन के पहले पैराग्राफ में कोई चेंज आता है क्या? शाबाश। वी वर engaged टू ऑडिट। तो बेसिकली देयर आर so many things that ईओएम और ओएम, क्वेरी आई है, ईओएम और ओएम पैरा देने से रिपोर्ट मॉडिफाई नहीं हो जाती। नहीं हो जाती, मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं। और मैं कौन होता हूं कुछ कहने वाला? आइजाज नहीं कह रहे। इस पे एक वैसे वीडियो भी है, उसमें मैंने एविडेंस के साथ शेयर की है। तो आई वुड वांट कि अगर कोई एविडेंस के साथ उसको रिबट कर दे। ऐसे ही नहीं शेयर किया, आई कैप को ऑन बोर्ड लेके शेयर किया था। रिसर्च तो देखें पूरी करनी चाहिए ना। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन के केस में आई एम श्योर आपने ये चीज़ें पढ़ी हुई होंगी। ये बहुत सारे इम्पैक्ट्स हैं। ठीक है ना, अभी मैं ये इनकी डिटेल में नहीं जा सकता, लेकिन अगर मैं आपको डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन की वैसे रिपोर्ट, एक सैम्पल रिपोर्ट दिखाऊं, तो इसमें चेक करें। जो ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कितना बड़ा सेक्शन होता था, बस इतना सा रह जाता है। कैम अदर इंफॉर्मेशन का सेक्शन आता ही नहीं है। ठीक हो गया। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपने बेसिकली ये सारे पॉइंट्स डिस्क्लेमर के केस में ना, ख़ास तौर पे ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो मेंशन करने होंगे। अच्छा, डिस्क्लेमर में मैंने एक और चीज़ आपको, ये वैसे चेक करें, बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, ये आइजाज में गिवन है। We were not appointed as auditors of company until after this, and thus did not observe the counting of physical inventories. We were unable to satisfy with. In addition, the introduction of a new computerized accounts receivable system resulted in numerous errors in the accounts receivable. ऐसा आपने सिनेरियो देखा तो नहीं? कहाँ देखे? अभी थोड़ी देर पहले। सो इलिस्ट्रेशंस, आई कैप स्टडी टेक्स्ट को इज्जत दें। जो आई कैप स्टडी टेक्स्ट की इलिस्ट्रेशंस हैं उनको इग्नोर ना करें। ऑटम 2023 लिख लें। क्वेश्चन नंबर 2, मटीरियलिटी के ऊपर 11 मार्क्स का सवाल आया था और बहुत से लोगों की कांपें टांग गई थी। पूरा सवाल 11 मार्क्स का आई कैप के स्टडी टेक्स्ट की इलिस्ट्रेशंस में से था। हिंट के लिए याद दिला देता हूं, जिसका आखिरी पार्ट था, ब्रीफली डिस्कस हाउ परफॉर्मेंस मटीरियलिटी विल बी डिटरमिन्ड। तो वो पूरा आई कैप के स्टडी टेक्स्ट की इलिस्ट्रेशन से क्वेश्चन था। मैंने आई कैप के स्टडी टेक्स्ट की सारी बुक में से ना इलिस्ट्रेशंस निकाल के
तो वो अलग से कंपाइल भी की हुई हैं, वो भी आपके साथ शेयर हो जाएंगी। तो आप कम से कम अगर पूरा अभी इस टाइम के ऊपर, ऑफ कोर्स आई वुड नॉट से कि आप अपना जो स्टडी मटेरियल है वो चेंज करें, दैट वुड बी अ वेरी अनवाइज स्ट्रैटेजी एट दिस स्टेज। लेकिन ये है कि आप लाजमन जो क्या उसको कहते हैं इलिस्ट्रेशंस हैं उनको ज़रूर कवर करें। एंड टाइम एंड अगेन मैं आपको डिफरेंट एग्जांपल्स दिखाऊंगा कि ये स्ट्रेट अवे इलिस्ट्रेशन में से कॉपी पेस्ट हुआ है क्वेश्चन। अच्छा, इसकी एक अच्छी जो ड्राफ्टिंग है ना, वो जो मैं आपको बता रहा था कि ड्राफ्टिंग अप्रोच, अब अच्छी बात यह है कि कुछ ही सिनेरियोज हैं, तो ये ना सारे सिनेरियोज बनाए हुए हैं कि कौन सा सिनेरियो है। तो अगर आपने ये पहचान लिया पेपर के अंदर कि ये कौन सा सिनेरियो है, जैसे ये था ना साई नॉट अवेलेबल रिगार्डिंग मल्टीपल एलिमेंट्स, तो आके बस फिर यहाँ से ले के यहाँ तक चिपका दीजिएगा, सिवाय किन चीज़ों के, पूरा नहीं, सुन रहे हैं ना, अंडरलाइंड वर्ड्स को चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो, पता लगे बिल्कुल ही यही लिखा है, सिनेरियो के हिसाब से चेंज करना है। और उससे इंशाल्लाह ताला आपकी एक हाई क्वालिटी, फिर उसके बाद आप आई कैप के सोल्यूशन से मैच करें, तो इंशाल्लाह ताला आपको सारे पॉइंट्स मिलेंगे जो आई कैप के सोल्यूशन में हैं, और आपको वो पॉइंट्स भी मिलेंगे जो आई कैप के अभी तो सोल्यूशन में नहीं है, लेकिन हो सकता है आपकी अटेम्प्ट में आ जाए। तो देखें, एक्स्ट्रा पे तो कोई नुकसान नहीं है। एंड अगेन लाइक आई वुड वांट ऑल माय स्टूडेंट्स टू प्ले वेरी सेफ इन द एग्जाम, तो उसके लिए ये एक फूल प्रूफ स्ट्रैटेजी। और इस इन सिनेरियोज के अंदर और क्या चीज़ें कवर्ड नहीं हैं, इन सिनेरियो के अंदर ईओएम, ओएम, और सॉरी एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, अदर मैटर पैराग्राफ और मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, ये कवर्ड नहीं है। ये आपको ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऐड करने होंगे। अच्छा जी, एक चीज़ जो बी पार्ट, बस क्विकली इसको किल करते हैं। Your firm has been appointed as auditor in place of retiring auditor for Smart Footwear Limited, a listed company. ये है तो एक सर, बड़ा अच्छा सवाल है कि कंपनी लॉ वाला ऐड होगा, वो ऐड होगा, और आप उसमें करेंगे क्या, आप उन तमाम ओपिनियंस को क्रॉस रेफर कर देंगे टू द बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। लेकिन वो उस पे भी यही होगा कि जी नहीं, हम ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकते। और ये भी चीज़ इन ड्राफ्टिंग के जो सिनेरियोज हैं उसके अंदर कवर्ड है। ठीक हो गई कहानी। अच्छा जी, योर फर्म हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ऑडिटर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर फॉर स्मार्ट फुटवेयर लिमिटेड। ये मैंने क्लास में तो स्टूडेंट्स को हिफ्स करा दी है। ये आपने अलर्ट रहना है कि ये एक इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट है, और इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट के केस में क्या होता है, तो आप पेपर में, अच्छा मुझे ड्राफ्टिंग बताएं, आप क्या लिखेंगे, ये कॉपी कर देंगे कि एज दिस इज इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट सो द ऑडिटर विद इंक्लूड एन अदर मैटर पैराग्राफ इन द ऑडिट रिपोर्ट, नहीं, ये नहीं लिखेंगे। तो आप वेरी गुड, आप उसके कंटेंट्स भी बताएंगे कि अदर मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करेंगे, और अदर मैटर पैराग्राफ के 3 कंटेंट्स हैं कि पिछली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी और ने ऑडिट की थी, और फ्लां डेट पर फ्लां टाइप का ओपिनियन एक्सप्रेस किया था, और अगर मॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस किया था तो फिर उसके रीजंस भी बताएंगे। तो आपने ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो देनी है। अच्छा, लेकिन पेपर में क्या होगा, फॉर मेजॉरिटी स्टूडेंट्स दे आर गोइंग टू लूज ट्रैक ऑफ दिस, क्योंकि वो ना सिनेरियो जल्दी पढ़ने में ये इजी मार्क्स खो देंगे, या जब वो आगे सिनेरियो पढ़ेंगे ना तो वो भूल ही जाएंगे कि यहाँ पर कोई अदर मैटर पैराग्राफ की बात है। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस उसी वक्त आप अपने उस पे पेपर के ऊपर नोट कर लें कि भाई ये कम से कम ये वाला, मतलब अगर मैं पेपर में हूं ना, अच्छा 2 मिनट रह गए, हमने पेपर को भी सोचना है ना, 2 मिनट रह गए हों, और आपके पास जस्ट जस्ट गिव मी 4 मिनट्स, और हम फिर उसके बाद ब्रेक कर लेते हैं। आपके पास पेपर में 2 मिनट रह गए हों,
और ये बी पार्ट आपका रह गया है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप ये पूरा सिनेरियो पढ़ेंगे नहीं। अगर मैं पेपर में होऊंगा, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करने लगा हूं, मैं पहली लाइन पढ़ूंगा और मैं बस ये अदर मैटर पैराग्राफ वाली बात पहले लिख दूंगा पेपर के अंदर, क्योंकि मुझे सिनेरियो पढ़ने के मार्क्स नहीं मिलने। ये बात समझ में आ रही है? ये जो मैं बिट्स एंड पीसेस आपको बता रहा हूँ, मुझे मार्क्स मिलने हैं जो मेरा स्क्रिप्ट, क्वेश्चन पेपर तो आप घर ले आएंगे, जो स्क्रिप्ट उसके पास जा रहा है एग्जामिनर के पास, उस पे मार्क्स मिलने हैं। तो आपने इंश्योर करना है कि भाई मुझे कम से कम ये तो मार्क्स मिल जाए। अच्छा, आगे क्या लिखा हुआ है, लिस्टेड कंपनी। जैसे ही लिस्टेड कंपनी नजर आए मेरे कानों में एक आवाज गूंजनी चाहिए, आपके कानों में इंशाल्लाह ताला ये आवाज गूंजेगी, मेरी दुआ है। कैम 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 की ऑडिट मैटर, ये एक सायरन बजना शुरू हो जाना चाहिए कि की ऑडिट मैटर शायद हो, या कोई इसका कोई ताल्लुक हो। ठीक है। SFL owns a number of retail outlets across Pakistan, and many of them were acquired on rental basis. During the year, SFL has adopted IFRS 16 leases. The audit team has made significant efforts to review the adjusting entries made in the financial statements to reconcile the change in accounting policy of operating leases. The matter was discussed in detail in the audit committee meeting. Your team has included the details about adjustments and impact on financial statements in the board letter. इसको एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में डिस्कस कर लूं? क्यों? एक आपको रूल ऑफ थंब बता देता हूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के लिए। एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ की 9 सिचुएशंस आयजा में डिफाइंड है। उन 9 में से 3 सिचुएशंस में मैंडेटरी है, और 6 सिचुएशंस में मे का वर्ड यूज हुआ है, मतलब ऑप्शनल है। उसको भी आप फॉर एग्जाम पर्पसेस मैंडेटरी तस्वर कर लें। अगर वो 9 सिचुएशन स्पॉट होती है ना, तो आपने एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ लिखना है। ठीक है ना? अदर देन दैट, अगर केस स्टडी में क्लियर हिंट्स हैं कि बोर्ड के साथ कम्युनिकेशन हुई, ऑडिट टीम को बड़ी मेहनत करनी पड़ी, बहुत सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन थी, ये तमाम हिंट्स हैं, तो दैट मींस इट्स गोइंग टू बी अ कैम। अच्छा, हैविंग सेड दैट, इसमें भी बच्चे की ड्राफ्टिंग अप्रोच जो है ना, वो इतनी स्ट्रक्चर्ड नहीं होती। तो मैंने एक स्ट्रक्चर्ड ड्राफ्टिंग अप्रोच किस एफर्ट काफी सारी लगी है, तो इस वजह से।
उसमें है ना, लिखा हुआ है ना। शाबाश। उसमें अर्ली एडॉप्शन ऑफ न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिखा हुआ है। अच्छा, अगर हम कोई स्टैंडर्ड अर्ली अडॉप्ट कर लें लेकिन टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से तमाम डिस्क्लोजर्स ना दे पाए, तो फिर एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ आएगा? फिर एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ नहीं आएगा, बिकॉज देयर इज अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो फिर एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ वुड नॉट बी एप्लीकेबल, क्योंकि अच्छा, जब भी आपको शैतान बहकाए कि लिख दे एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, आपने क्या सोचना है? आपने मेरी एक ये बात याद रखनी है। एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ की आखिरी लाइन होती है, आर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर। तो फिर अगर एक ही मामले के हवाले से ओपिनियन मॉडिफाइड भी हो और ईओएम भी आए, ये नामुमकिन बात है। क्या एक ही ऑडिट रिपोर्ट में क्वालिफाइड ओपिनियन और एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। क्वालिफिकेशन है इन्वेंट्री की मटेरियल में स्टेटमेंट की वजह से, और एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ है किसी मटेरियल नॉन एडजस्टिंग इवेंट की वजह से। तो इन्वेंट्री में तो मटेरियल में स्टेटमेंट थी, ओपिनियन क्वालिफाई कर दिया, लेकिन जो मटेरियल नॉन एडजस्टिंग इवेंट था, जो कि एडिक्वेटली डिस्क्लोज था इन द नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सो जस्ट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द यूजर्स टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर डिस्क्लोजर, आपने एक एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ ऐड कर दिया। सो आई होप कि ये थोड़ी सी विजिबिलिटी इस पे मिल गई। हम ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू, रिपोर्टिंग को ही थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। और आपने देखा, प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूस एंड इटरेटिव प्रोसेस। हमें अपने प्लान को एडजस्ट करना पड़ा। तो अगर आपको अपने स्टडी प्लान को काट के उसको चेंज करना पड़े ना, तो इसका मतलब है आपने प्लान ठीक बनाया था। वो प्लान ही क्या जिसमें वेरिएंस ना हो। वेरिएंस एनालिसिस का क्वेश्चन और वेरिएंस जीरो निकला है तो पता लग जाता है कि आंसर गलत है, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता। तो प्लान में वेरिएंसेस हम बड़े दिल के लोग हैं, हमने एडमिट करने हैं। सो इंशाल्लाह ताला हम सेशन को रिज्यूम करेंगे अराउंड 2:15। ठीक है जी। आई एम सॉरी। सब रिसोर्सेज शेयर होंगे, सब रिसोर्सेज शेयर करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद।